गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास 12 के लिए है और 12 में चैप्टर पहले से चल रहा है। चैप्टर 3 नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है और आज भी ये समाप्त नहीं होगा, अभी कुछ क्लास और चलेगा इसमें। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सी टॉपिक पर, नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो 11-12 के बच्चे हो उसमें लड़कियां थोड़ा आसानी से समझ सकती है, लड़के को थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये फीमेल से जुड़ा हुआ इवेंट है। फिर भी हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं सारे बच्चे को, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? जैसे तुम देखते हो सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर हम पहला दिन मानते हैं संडे को, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे रिपीट कर जाता है। इसका मतलब ये जो सप्ताह का जो 7 दिन है वो 7 दिन बाद फिर से रिपीट कर जाता है, रिपीटेड डे होता है। ठीक उसी तरह ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, और साथ साथ उसमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, जिसमें आता है मेन रूप से यूटेरस। तो ओवरी और यूटेरस में कुछ चेंजेज होते हैं। जो चेंजेज एक के बाद एक होता रहता है, अब फिर वो रिपीट करता है। इसी चेंजेस जो रिपीट करते हैं एक के बाद एक, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल सारे एनिमल में नहीं होते, ये मेन रूप से होता है किसमें? प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स क्या है बच्चों? नाम सुना होगा, एक क्लास होता है एनिमल का, मैमेलिया। हिंदी वाले बच्चे पढ़े होंगे स्तनधारी। उस मैमेलिया क्लास को बहुत सारे ऑर्डर में बांटे हैं। उसके एक ऑर्डर का नाम है प्राइमेट्स, जिसमें आता है मंकीज, एप्स और खुद मनुष्य भी इसी में आता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटनाएं हैं वो इसी प्राइमेट्स में, यानी ये सब एनिमल में होता है। अगर हम डिफिनेशन देना चाहें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है तो लिख सकते हैं, द occurrence of a series of cyclic changes in ovary and female reproductive tract। माने ओवरी में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो साइक्लिक चेंजेस का सीरीज होता है, और वो कब होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ प्राइमेट्स। जब प्राइमेट से संतान की क्षमता आती है तब इसी घटना को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसा कि हमने कहा कि सप्ताह में अगर कोई संडे है तो फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन फिर से संडे रिपीट करेगा। अगर मंडे है तो 7 दिन के बाद 8वें दिन मंडे रिपीट करता है। उसी तरह ये जो सारी जो साइकिल है उसके जितने स्टेप हैं, जो चेंजेज हैं, जो फेजेज हैं, एक के बाद एक चलता रहता, फिर रिपीट करता है। जैसा उन्होंने कहा कि संडे रिपीट करता है 8 दिन के बाद, ये रिपीट करता है कितने दिन के बाद? ह्यूमन में तो रिपीट करता है 28 से 29 डेज में रिपीट कर जाता है। द अनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्की। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए। व्हाट इज मेनार्की? मेनार्की किसे कहते हैं? किसी चीज की शुरुआत हम करते हैं जीवन में, किसी फीमेल को, किसी फीमेल चाइल्ड को या लड़की को जब पहली बार ये साइकिल शुरुआत होती है, उस पहली बार जो शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको कहते हैं मेनार्की। और कभी समाप्ति भी होता है, कोई काम करते हैं, शुरू करते हैं या समाप्त करते हैं। उसी तरह ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जन्म से ही नहीं रहता है, जीवन के कुछ दिन के बाद। हमने लिखा होगा कहीं पर कि मनुष्य में
12 से 15 साल के बीच में ये फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन किसी फीमेल का एज अगर 90 साल है, 80 साल है, तो होल लाइफ नहीं चलता है, फिर कभी बंद हो जाता है। यह जो परमानेंट जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको कहते हैं मेनोपॉज। और ये कब होता है? जनरली लगभग 50 वर्ष आते आते जनरली हो जाता है समाप्त। हालांकि ये दूसरी बात है कि कुछ हेल्दी फीमेल हैं जो 50 के बाद 55 में 60 में बच्चों को जन्म दिया है, वो एक एक्सेप्शन केस है, जनरल केस नहीं है। तो इस तरह से हमने लिखा है, इसमें 2-3 बातें बता दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, किस में होता है, कितनी बार रिपीट करता है, और मेनार्की क्या है, और मेनोपॉज क्या है। अब आते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन कौन स्टेजेज होते हैं। जैसे हमने कहा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेज होते हैं। 4 फेज का नाम क्या क्या है? पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज दूसरा, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, चौथा है लुटियल या सेक्रेटरी फेज। हम शुरुआत करते हैं पहला फेज से, मेंस्ट्रुअल फेज। किसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज? जब रिप्रोडक्टिव एज में, प्यूबर्टी स्टेज में, जब किसी फीमेल का ब्लीडिंग होता है, ये नेचुरल ब्लीडिंग है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये नेचुरल ब्लीडिंग होता है, उसी ब्लीडिंग स्टेज को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। आज जब भी ब्लीडिंग शुरू होगा 3 से 5 दिन में ब्लीडिंग समाप्त हो जाता है। मैंने पहले कहा नेचुरल है। कब होता है? इस ब्लीडिंग में क्या क्या होता है हमने आगे लिखा है। व्हेन फर्टिलाइजेशन फेल्स, पहले एग बनता है। एग इसलिए नेचर ने फीमेल को दिया है कि उसका फर्टिलाइजेशन करके संतान बना दे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता एग का, तो फर्टिलाइजेशन फेल कर जाता है, तो यूटेरस का सबसे अंदर का दीवार, तुमको याद होगा फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि फीमेल रिप्रोडक्शन कौन कौन से पार्ट्स हैं। हमने एक एक का नाम लिखा था, डिटेल में समझाया था। बच्चों थोड़ा पीछे की ओर चले जाओ उस चैप्टर में, वहाँ देखोगे कहीं पर यूटेरस लिखा हुआ होगा। और यूटेरस के जो दीवार हैं उसके 3 लेयर हैं। सबसे अंदर के दीवार को कहते हैं एंडोमेट्रियम। वह एंडोमेट्रियम का जो दीवार है उसके अंदर काफ़ी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब एक फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, यानी फर्टिलाइजेशन फेल कर जाता है, तब क्या होता है, उसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, यूट्रस का जो लाइनिंग है उसका सॉफ्ट टिश्यू और उसका ब्लड वेसल्स ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और धीरे धीरे वो टूटा हुआ जो टिश्यूज हैं वो ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन अकेले एंडोमेट्रियल टिश्यू नहीं निकलता है, उसके साथ जो एग था जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी उसी के साथ बाहर निकल जाता है। जब सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यूज निकल गए, एग निकल गए, इसी को ब्लीडिंग कहते हैं। और ये 3 से 5 दिन में समाप्त हो जाता है। उसके बाद सेकेंड फेज शुरू होता है जिसका नाम होता है फॉलिकुलर फेज। तो देखो ये दूसरा फेज है, नाम है फॉलिकुलर फेज। इसी का एक और नाम है प्रोलिफरेटिव फेज भी। इट अकर्स आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज। जो ब्लीडिंग फेज शुरू होता है 3, 4, 5 दिन में, जब समाप्त हो जाता है उसके बाद ये दूसरा फेज शुरू होता है। और ये कब समाप्त होगा? अपने शुरुआत होने के 10 से 12 दिन के बाद। तो ये कब शुरू होगा? ब्लीडिंग हुई थी 3, 4, 5 दिन तक मान लो, तो 5वें दिन ब्लीडिंग के समाप्त होने के बाद 5वें दिन शुरू होता है 13 दिन तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तुमको लगता है कितना दिन, चूंकि ब्लीडिंग जो है 3 दिन भी चलता है, 4 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, एवरेज ये 10 से 12 दिन में ये समाप्त हो जाता है। इस फेज में क्या क्या होता है? इस फेज में देखो, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स
इन द ओवरी चेंजेज इनटू ग्राफियन फॉलिकल। जरा सा देखना, oogenesis हम बताए थे इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर्ड फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो इसी फेज में ओवरी के अंदर क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वह धीरे धीरे ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। एक बात ये होती है। दूसरा, यूटेरस का जो सबसे अंदर का दीवार एंडोमेट्रियम था, जो ब्लीडिंग फेज में डैमेज हो गया था, ब्रेक कर गया था, टूट गया था, उसका फिर से रिपेयरिंग होता है, डीजेनरेशन होता है। हालांकि इस काम के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और यह हार्मोन कौन है, एलएच और एफएसएच, जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन, जो निकलता है ओवरी के फॉलिकुलर सेल से। तो इस तरह से ये तीन हार्मोन मिलकर के ये सारे चेंजेस ला देता है। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, मतलब फॉलिकल मैच्योर कर गया, ये जनरली कब होता है, मेंस स्टार्ट होने के लगभग 13वें दिन में जाकर समाप्त हो जाता है, 13-14 दिन में समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है ओवुलेटरी फेज। ये लगभग पूरे साइकिल का मिडिल टाइम होता है, और यदि हम लेते हैं 28 दिन या 29 दिन, मिडिल होता है 14 दिन या 15वां दिन। तो मिडिल फेज में ये स्टार्ट होता है। इस फेज में क्या होता है, जैसा कि तुमने देखा था oogenesis में हमने लिखा था कि जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर कर जाता है तो वहां से ओवम ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके ओवरी के दीवार को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। वही चीज यहां हो रहा है, इसी नाम पर है ओवुलेटरी फेज, क्योंकि निकलने की क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। तो इस फेज में क्या हुआ, द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, टूट जाता है, एंड ओवुलेशन अकर्स, और ओवुलेशन क्रिया हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन, हार्मोन, जिसका नाम है एलएच। इसका मतलब इस ओवुलेशन के लिए काफी अधिक मात्रा में एलएच की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब इस समय में अगर ब्लड को चेक किया जाए तो एलएच का जो लेवल है ब्लड में काफी अधिक रहेगा, और काफी अधिक एलएच रहता है, इसी को कहते हैं एलएच सर्ज। ये बायोलॉजिकल भाषा है। जैसे नदी में पानी होता है, खूब पानी होता है, उछलने लगता है, उसको बाढ़ कहते हैं। ऐसे ही जब एलएच की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है ब्लड में, इसको कहते हैं एलएच सर्ज, और एलएच के बढ़ने के कारण ही ओवुलेशन क्रिया होती है। अब जो एक बाहर निकल गया उसको कहें रिलीज ओवम, कहां जाएगा, इसको रिसीव करता है फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बताए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, देखना वहां लिखा हुआ होगा फिमरी। वो फिमरी उस एक को रिसीव करता है और वो फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है। एक और लाइन लिखे कि द ओवम इज वायबल फॉर अबाउट 2 days। कह सकते हैं कि एग एक्शन में रहता है, एक्टिव रहता है केवल 2 दिन तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो यहां बच्चों, यह ऐसा पीरियड है जिस समय में कोई मां बनना चाहे फीमेल तो मां बन सकती है, चाहे नहीं बनना तो नहीं बन सकती है। कैसे? क्योंकि ये 2 ही दिन तक एग रहेगा वायबल। अगर इस बीच में कॉपुलेशन हो तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत अधिक है। तो जिसको मां बनना है और पीरियड में कॉपुलेशन करे ना करे, इस समय उसको कॉपुलेशन करने से प्रेग्नेंट होने की संभावना ज्यादा अधिक है। और यदि किसी को मां नहीं बनना है तो इस बीच में कॉपुलेशन को रोक देना चाहिए। हालांकि इसके बाद एक चौथा चैप्टर बताने वाले हैं, नाम है उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें बताएंगे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या बर्थ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, कौन कौन किए हैं, जिसमें एक उपाय इसका भी चर्चा हम फिर वहां भी करेंगे। इसका मतलब ये जो ओवुलेटरी फेज एक ऐसा फेज है जिसमें एग तैयार है, चाहे स्पर्म भेज करके फर्टिलाइज कर सकते हैं, चाहेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो उसमें स्पर्म नहीं भेजेंगे, कॉपुलेशन बंद कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से। आगे बढ़ो, लूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज।
ये इसके बाद का फेज है, इसका 14वां दिन के बाद का फेज होगा, और इसको लगता है समाप्त होने में 14 से 15 दिन। माने जिस दिन ओवुलेशन होगा 14वां दिन, उसके बाद शुरू होता है 28वां दिन या 29वां दिन तक चलता रहता है। इस फेज में क्या होता है, ये जो रप्चर्ड एंड एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया था, उसमें से एक बाहर निकल गया था, कह सकते हो खलिया डब्बा हो गया, माने खलिया फॉलिकल खाली है वो ग्राफियन फॉलिकल जिसमें एक निकल चुका, उसको ग्राफियन फॉलिकल नहीं कहते हैं, वो चेंज हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। इसका मतलब ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, इसलिए इस फेज का नाम पड़ा है लूटियल फेज, सो इट इज कॉल्ड लूटियल फेज। और कॉर्पस ल्यूटियम का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसे एक हार्मोन निकलता है, नाम है प्रोजेस्टेरोन। इसी हार्मोन के कारण यह जो यूटेरस का सबसे अंदर का दीवार है, ये इंडोमेट्रियम, उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, जिससे वो थोड़ा और मोटा हो जाता है। उसके अंदर यूटेरस के अंदर ग्लैंड होता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है, और ये ग्लैंड निकालता है कुछ फ्लूइड, चूंकि फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, इसलिए इसका नाम है सिक्रेटरी फेज लिखे हैं, सो इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। ये चलता रहता है। तो मैंने कहा कि इस समय में क्या होता है, जब ओवुलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, सिक्रेटरी फेज शुरू हो गया, उस समय में ये प्रोजेस्टेरोन लेवल काफी अधिक हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन में रहता है। लेकिन यहां पे कंडीशन भी है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और उससे निकलने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहेगा। लेकिन यहां कंडीशन ये भी है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लगभग 28वें दिन 29वें दिन में क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाता है, समाप्त हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डैमेज होगा या समाप्त होगा तो प्रोजेस्टेरोन लेवल घट जाएगा, और उस समय में पिट्यूटरी से ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडोमेट्रियल वॉल डैमेज हो जाएगा। एक और चीज बता दें बच्चों, इसको एक फिगर से समझ लेना। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 में यह जो एनसीईआरटी है, इसमें पेज नंबर 50 है, देखोगे ये रेड लाइन, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन एस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट किया है, और ये जो रेड लाइन है प्रोजेस्टेरोन को रिप्रेजेंट किया है। देखोगे कब बढ़ता है कब घटता है, और ये सारा चीज में दिखा हुआ है। अगर इसको ना समझ में आए तो बच्चों हमसे पूछ लेना, क्योंकि जितनी बात हम लिखा है लैंग्वेज में, इसी बात को यहाँ लिखा है फिगर में। हमको लगता है थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए, थोड़ी मेहनत करोगे तो इस समझ में आ जाना चाहिए। दिक्कत होगी तो फिर से हमको चर्चा कर देना, हम अगेन इसको समझाएंगे फिगर को देकर के। ठीक है, की पढ़ाई यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट डे इसकी आगे टॉपिक शुरू होगी, जिसका नाम होगा फर्टिलाइजेशन। ओके।